हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में जीएसटी क्यों लाया गया था। दोस्तों, सब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जीएसटी क्या है, ये कैसे काम करता है। पर दोस्तों, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जीएसटी लाया क्यों गया था। तो दोस्तों, उसी के लिए आज के वीडियो है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक बातें बता दूं। दोस्तों, जीएसटी जो लाया गया था वो आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा जो है फाइनेंशियल रिफॉर्म था। हालांकि दोस्तों, 80th अमेंडमेंट में और 88th अमेंडमेंट को हम टैक्सेशन का थोड़ा बड़ा रिफॉर्म कह सकते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसमें क्या क्या था। तो दोस्तों, 80th जो अमेंडमेंट था उसके अंदर था सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल टैक्सेस। यही दोस्तों इसका मतलब क्या था। इसके अंदर ये बताया गया है कि केंद्र कौन से टैक्स का पैसा स्टेट्स के साथ बांटेगी। तो दोस्तों, इसके ये जो अमेंडमेंट है इसके अंदर कई सारे जो है टैक्स जोड़े गए थे, तो इसको हम एक तरह से राज्यों की जीत मान सकते हैं। और दोस्तों, 88 जो अमेंडमेंट था वो थोड़ा एक तरह से माइनर अमेंडमेंट था। उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि जो सर्विस टैक्स था उसको जो है संविधान में मिला दिया गया था। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी बेसिक बातें। अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं अगर अपन टैक्सेशन के मामले में देखें। तो दोस्तों, टैक्स में आर्टिकल 265 इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर ये बताया गया है अगर कोई भी टैक्स बनेगा या फिर कोई भी टैक्स आएगा तो वो लॉ से आएगा। यानी जो संविधान में जो कानून लिखा हुआ है उसके तहत तो टैक्स लाया जाएगा। यानी एक तरह से अपन नॉर्मल भाषा में बोले तो संसद जो है या फिर जो पार्लियामेंट है वो जो है टैक्स लाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, ये था 265 आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब दोस्तों, आर्टिकल 264 से 300A तक दोस्तों ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट 12 है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का 12वां पार्ट है। इसके अंदर दोस्तों ये बताया गया है कि सेंटर और दोस्तों जो स्टेट है उसके बीच में जो फाइनेंशियल जो रिलेशंस है वो कैसे होंगे, ये बताया गया है हमें कौन से आर्टिकल में। आर्टिकल 264 से 300A तक। दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 है। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक। दोस्तों, ये आर्टिकल का पार्ट 13 है। दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि जो इंटर स्टेट फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आर्टिकल 265 में होगा कि अगर कोई भी टैक्स लाया जाएगा तो लॉ के हिसाब से लाया जाएगा, और जो लॉ है उसमें यह है कि संसद जो है वो कानून बनाएगा। तो दोस्तों, ये आर्टिकल 265 में है। और दोस्तों, आर्टिकल 264 से 300A तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 है। उसके अंदर जो क्या बताया गया कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे फाइनेंशियल रिलेशन होंगे, यानी आर्थिक संबंध कैसे होंगे, वो इसके अंदर बताया गया है। तो और दोस्तों, आर्टिकल 301 से 307 तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 13 है। उसके अंदर ये बताया गया कि इंटर स्टेट जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैसे होंगी वो इसमें बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हम टैक्स की बात करें तो सबसे पहले टैक्स के सिस्टम को समझते हैं कि टैक्स का सिस्टम कैसे चलता है। दोस्तों, मेनली टैक्स जो सिस्टम उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, पहला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और दोस्तों दूसरा हो सकता है सेंट्रल, स्टेट और लोकल में अपन डिवाइड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों, पहले आप समझिए कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो मतलब लगाया भी एक्स पे जाता है और वसूला भी एक्स से जाता है। इसका मतलब क्या, अगर मेरे पे टैक्स लगाया तो मेरे से ही वसूला जाएगा। और दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स होता है लगाया एक्स पे जाता है और वसूला वाई से जाता है। अब दोस्तों, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, ये जो पेन है ये फैक्ट्री से निकला था जब इसकी वैल्यू थी 10 रुपये। ये 10 रुपये में फैक्ट्री में बना। उसके बाद जो है जैसे ही बाहर निकला सेंट्रल गवर्नमेंट आगे कि हमको इसकी एक्साइज ड्यूटी दो। यानी दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है कि देश में कुछ भी प्रोडक्शन होता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। वो एक तरह से टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो दोस्तों, वो कहती है कि हमको इस पर 10% जो है एक्साइज ड्यूटी दो। तो दोस्तों, वो 10% यानी आपको मैं एग्जाम लिख के बताऊं तो दोस्तों, जैसे 10 रुपये का पेन है प्लस जो है 10% होगा तो वो दोस्तों 11 रुपये हो जाए, 11 रुपये का पेन हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर जैसे ये रिटेलर के पास जाएगा, ये तो यहाँ पे तो ये मैन्युफैक्चर हुआ था, जैसे ये रिटेलर के पास जाएगा तो दोस्तों उसके पास जाएगा 11 रुपये में, और वो बोलेगा मैं मेरा थोड़ा प्रॉफिट जोड़ के मैं इसको 20 रुपये में बेचूंगा। तो यानी ये जो है इसमें 9 रुपये और ऐड कर रहा है।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 20 रुपए। फिर यहाँ पे स्टेट आ गया कि अब हमको, आप इसको बेचोगे तो हमको सेल्स टैक्स दो। तो दोस्तों सेल्स टैक्स के लिए सेल्स टैक्स बोले कि 10% सेल्स टैक्स दो, तो दोस्तों इसमें प्लस 10% हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 22 रुपए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, जब फैक्ट्री से निकला तब 10 रुपए का था, और जब तक कस्टमर के पास पहुंचा तब तक ये 22 रुपए का हो चुका था। यानी दोस्तों अलग अलग जगह, जो अलग अलग पॉइंट पे टैक्स लग रहा है। अब दोस्तों बोलने में तो ये है कि टैक्स जो है पहले मैन्युफैक्चरर पे लगाया गया और फिर जो है रिटेलर पे लगाया गया, पर दोस्तों ये वसूला किससे गया? कस्टमर से, यानी इसके पैसे जो है वो सारे कस्टमर ने दिए हैं। इसी तरह लगाया एक्स से पे जाता है और वसूला वाई से जाता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये सेंट्रल, स्टेट और लोकल को समझने से पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि दोस्तों देश जो है वो दो तरह के होते हैं, एक यूनियन कंट्रीज और दूसरी फेडरल कंट्रीज। दोस्तों यूनियन कंट्रीज कौन सी होती है? जिसमें दोस्तों खाली एक ही जो है बॉडी रूल करती है, एक ही तरफ से दोस्तों पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है। यूनियन का अगर एग्जांपल देखिए तो जैसे यूके और फ्रांस, दोस्तों इसमें जो है यूनियन गवर्नमेंट है। और दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो दोस्तों फेडरल में ये होता है कि जैसे जो पावर्स है वो डिवाइडेड होती है। जैसे मान लीजिए इंडिया में अपन बात करें तो सेंटर के पास अलग पावर है और स्टेट के पास अलग पावर है। उस तरह से दोस्तों पावर जो है वो डिवाइडेड होती है। ये होता है फेडरल सिस्टम। इसका अपन एग्जांपल देखें तो जैसे इंडिया में फेडरल सिस्टम और कनाडा में फेडरल सिस्टम। तो दोस्तों ये एग्जांपल हो गया है, तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये दो तरह के देश होते हैं। और दोस्तों जिस देश में फेडरल सिस्टम होता है, जैसे अपन इंडिया की देखें तो इंडिया में फेडरल सिस्टम है, तो दोस्तों जब इसमें स्टेट, सेंट्रल और लोकल वाला जो सिस्टम आ जाता है। अब दोस्तों वैसे मैं बताऊं आपको कि लोकल का इसमें कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो सेंटर के पास जो है वो अप्रोक्स 15 टैक्सेस है जो सेंटर लेता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और दोस्तों स्टेट के पास अप्रोक्स 20 टैक्स है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेता है। वैसे दोस्तों 20 में ज़्यादा इतना इनको मिलता नहीं है। मेन जो इनके दो टैक्स है जो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों पर जो लोकल वाले के पास, जैसे पंचायत वगैरह के पास, ये जो स्टेट है वो ही अपनी तरफ से एक दो टैक्स इनको दे देती है, तो दोस्तों वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों आप समझते हैं सेंट्रल के जो इंपॉर्टेंट मेन जो टैक्सेस है जो डायरेक्टली जो है लेती है, वो एक हो जाता है इनकम टैक्स, दूसरा हो जाता है कॉरपोरेट टैक्स, और दोस्तों आगे होता है जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स, और दोस्तों और होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। दोस्तों मैं आपको मेन टैक्स बता रहा हूँ, ये मेन जो है डायरेक्ट टैक्स लेती है। और दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स की अगर अपन बात करें तो दोस्तों वो हो जाता है जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और दोस्तों ये हो जाते हैं कोई भी चीज़, जब कोई पूरे देश में कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। और दोस्तों आगे हो जाता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जब लगती है जब दोस्तों आउट ऑफ इंडिया से कुछ भी चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है तो उस पर लगने वाले टैक्स को जो है कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो सेंटर के मेन टैक्स है। अब स्टेट के अपन मेन टैक्स देखें तो दोस्तों इनके पास दो जो है मेन टैक्स है। एक तो है सेल्स टैक्स, जिसको वैट भी बोलते हैं। दोस्तों हम जानेंगे कि सेल्स टैक्स से वैट कैसे हुआ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। और दूसरा जो इनका मेन जो टैक्स है जिससे सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, वो कमाते हैं दोस्तों ये लोग शराब पे। स्टेट जो है वो शराब पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है दोस्तों। इससे जो है सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है कौन? स्टेट जो गवर्नमेंट होती है सबसे ज़्यादा पैसे शराब पे एक्साइज ड्यूटी लगा के कमाती है दोस्तों। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि एक जो शराब जो फैक्ट्री से निकली वो 32 रुपए की थी, और दोस्तों मार्केट में पहुंचने तक वो एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स वगैरह लगा के वो टोटल 230 रुपए की हो गई। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना पैसा सरकार कमाती है एक्साइज ड्यूटी लगाकर शराब पर। तो दोस्तों ये थे जो टैक्स के जो डिवीजन है वो समझा दिया मैंने आपको। अब दोस्तों आपने सब देखा कि टैक्स वगैरह सिस्टम सब सही चल रहा है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम कहाँ है कि जीएसटी को लाना पड़ा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ दोस्तों। 1986 से पहले, दोस्तों 1986 से पहले क्या होता था? सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन दोस्तों, ये जो सिस्टम था चलता था। अब दोस्तों सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। इसमें क्या होता था, मान लीजिए ए आदमी ने एक 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है। अब उसने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा तो उस पर सेल्स टैक्स मांगने आ गए कौन? स्टेट की। अब आपने कुछ चीज़ खरीदी है तो उस पर सेल्स टैक्स दो। दोस्तों 10% सेल्स टैक्स मान के चले तो 110 रुपए का उसने सामान खरीदा। 100 रुपए का सामान, 10 रुपए का जो है टैक्स। फिर दोस्तों आगे जब उसने उसका प्रोडक्शन करा तो दोस्तों प्रोडक्शन करने पर क्या करा इसने, इसकी वैल्यू एडिशन 40 रुपये वैल्यू एडिशन कर दिया और 110 रुपये की जगह 150 रुपये का वो बोला मैं 150 रुपये का बेचूंगा। दोस्तों इस पर वापस सेंटर आ गया कि अब इस पर एक्साइज ड्यूटी दो। मैंने आपको बताया था कि जो भी अगर कुछ भी चीज़ जो है मैन्युफैक्चर होती है, प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का होता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो दोस्तों सेंटर आ गया कि उस पर एक्साइज ड्यूटी दो।
अब मान लीजिए इस पर 10% एक्साइज ड्यूटी लगी, तो दोस्तों क्या हो गया, 165 रुपए की चीज़ हो गई। ठीक है, फिर दोस्तों जैसे ये फिर आगे रिटेलर के पास जाता है, तो दोस्तों वो रिटेलर के पास 165 की पहुंचता है, वो बोलता है कि मैं मेरा 35 रुपये मार्जिन इसमें बना के 200 रुपये में बेचूंगा। ठीक है, अब वापस से स्टेट आ गया कि आप इस पर सेल्स टैक्स दो, यानी आप समझ रहे हैं कि पहले सेल्स टैक्स ले लिया था, फिर एक्साइज ड्यूटी ली, अब बोला वापस सेल्स टैक्स दो क्योंकि आप बेच रहे हो। तो दोस्तों इस पर फिर से मान लीजिए 10% सेल्स टैक्स लगा, तो दोस्तों इस पर क्या हुआ, ये हो गया 220 रुपये की चीज़ हो गई, यानी 100 रुपये के रॉ मटेरियल से 220 रुपये की चीज़ हो गई। और दोस्तों इसमें सबसे मेन जो लगा वो लगा जो है ये 3 तरह के टैक्स। दोस्तों सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। यानी दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो दोस्तों उसको मतलब नहीं है कि उसने पीछे टैक्स दिया है या फिर ये आगे टैक्स देगा, उसको कोई मतलब, इसको खाली यहाँ से जो है टैक्स कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आते ही वही सेम प्रोसेस, इसको मतलब नहीं है आगे टैक्स दे के आए या नहीं दे के आए, या फिर ये आगे टैक्स देगा या नहीं देगा, दोस्तों इसको खाली यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है। यानी हर एक पॉइंट पे जो है टैक्स कलेक्ट होता था। दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम आई कि इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया था। तो कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब दोस्तों हर एक पॉइंट पे जो है वो टैक्स लग रहा था। रॉ मटेरियल लाए उस पर टैक्स, प्रोडक्शन करा उस पर टैक्स, फिर वापस बेचा उस पर टैक्स, हर एक पॉइंट पे टैक्स लगा, जिसमें जो आम आदमी की जेब पे भी जो है गहरा असर पड़ रहा था। अब दोस्तों इससे बचने के लिए दोस्तों पूरी दुनिया जो है इस जो कैस्केडिंग इफेक्ट से जूझ रही थी। अब दोस्तों इससे बचने के लिए जो है वैट सिस्टम आया। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स। दोस्तों ये जो है ये 1954 में आया, फ्रांस से निकला था। दोस्तों धीरे धीरे जो है हर यूरोपीय देशों में यूज होने लगा, यहाँ तक कि अफ्रीका के भी 90% देशों में ये यूज होने लगा था। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि दोस्तों बिना वैट के जीएसटी आ ही नहीं सकता। एक तरह से दोस्तों वैट जो है जीएसटी का प्रीवियस वर्जन है, बिना वैट के जीएसटी आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों सबसे पहले वैट का जो है वो कैलकुलेशन कैसे होता है। दोस्तों वैट का कैलकुलेशन होता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी दोस्तों इसका होता है, अगर मान लीजिए टोटल आपने जैसे ये इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब इसमें आपने देखो 10% टैक्स लगा, 100 पे 10% यानी 10 रुपये टैक्स वो लगा, प्लस सेकंड जो पॉइंट है उस पर 10% लगा तो 15 रुपये इस पे टैक्स लगा। और दोस्तों थर्ड पे जो है 20 रुपये टैक्स लगा इस 200 रुपये वाले पे, 45 रुपये टैक्स हो गया। अब दोस्तों इसमें से इसने पहले, अब लास्ट पॉइंट तक आने से पहले कितना दे दिया था, तो दोस्तों 45 में से जो है वो 25 रुपये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसने 25 रुपये जो है पहले टैक्स के पे कर दिए, अब इसको यहाँ पे करने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों ये टोटल जो है सरकार के पास 20 रुपये का टैक्स जाएगा। ये होता है दोस्तों वैट, यानी जो टोटल जो है ये टोटल 45 में से जितना पहले दे दिया उसको माइनस करना है, जब दोस्तों जितना बचे वो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे चलता है दोस्तों वैट सिस्टम। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बात समझाता हूँ। दोस्तों 1986 तक जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। वो दोस्तों दो चीज़ों को छोड़कर, कौन कौन सी दो चीज़ें, एक तो शराब, क्योंकि दोस्तों शराब पे एक्साइज ड्यूटी लगाने का हक जो है वो स्टेट के पास था। और दोस्तों दूसरा है अफीम। अगर अफीम का दोस्तों मेडिसिनल यूज़ के लिए प्रोडक्शन होता है तो उस पे दोस्तों, इन दो चीज़ों को छोड़कर भारत में जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है हर एक चीज़ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब दोस्तों अप्रोक्स 80% चीज़ों पे जो है वो 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो दोस्तों एक तरह से मैं आपको अप्रोक्स आइडिया बता रहा हूँ। अब दोस्तों बाद में क्या हुआ, 1986 में इसको एक्साइज ड्यूटी का नाम बदलकर मोड वैट कर दिया गया। मोड वैट कर दिया गया, मोड वैट यानी दोस्तों मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स। और दोस्तों फिर उसके बाद इसका आगे वापस नाम बदला गया, फिर उसको सैन वैट कर दिया गया। सैन वैट मतलब सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, इसका नाम चेंज कर दिया। 1994 में मनमोहन सिंह ने, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों, उन्होंने जो है सर्विस टैक्स लागू कर दिया। हालांकि दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा विवाद भी हुआ, स्टेट्स ने जो है सेंटर पे केस कर दिया कि ये जो चीज़ है सर्विस का जो टैक्स लगाने का हक वो स्टेट का है। पर दोस्तों थोड़ा तालमेल होकर जो है सेंटर जो है वो एक केस जीत गया था, और स्टेट, और फिर जो है दोस्तों सर्विस टैक्स को संविधान में जोड़ दिया गया था, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है सर्विस टैक्स को संविधान में जोड़ दिया गया था। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट, दोस्तों एक पॉइंट मैंने आपको ये समझाया कि जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शराब अफीम को छोड़ के लगती थी। दूसरी मैंने ये बताया उसका नाम वगैरह चेंज हो गया, और मनमोहन सिंह ने जो है सर्विस टैक्स लेके आए। और दोस्तों अब तीसरी चीज़ ये है, सेंटर ने बोला कि हम लोग ने बड़े सिस्टम सेट कर लिया, हम लोग वैट प्रिंसिपल का यूज़ करने लग गए हैं। दोस्तों सर्विस टैक्स भी जो है वो भी वैट प्रिंसिपल पे चलता था। तो दोस्तों आप ये बात ध्यान रखिएगा।
दोस्तों सेंटर ने स्टेट को बोला कि हम जो है वैट प्रिंसिपल का यूज़ करने लग गए हैं, अब आप भी जहाँ जहाँ आपकी कैस्केडिंग होती है यानी जहाँ जहाँ पर अलग अलग पॉइंट पे टैक्स लगते हैं उसको आप ख़त्म करो। अब दोस्तों सेंटर जो स्टेट का जो मेन टैक्स लेने की चीज़ थी वो एक थी एक्साइज ड्यूटी जो शराब पे लगती थी, और दोस्तों दूसरी थी सेल्स टैक्स। ठीक है, उन्होंने बोला जहाँ जहाँ कैस्केडिंग है उसको ख़त्म करो। तो दोस्तों फिर स्टेट ने बोला कि एक्साइज ड्यूटी पे हम सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो इस पे तो आप बात छोड़ दीजिए, यानी इस पे हम जो है कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे। और दोस्तों फिर बोले कि सेल्स टैक्स में दोस्तों उस टाइम पे कैस्केडिंग थी। क्यों थी? अगर कोई आदमी रॉ मटेरियल खरीदता है तो फिर उस पर सेल्स टैक्स लगता था। कोई अगर दोस्तों उसको प्रोडक्शन करता उस पर सेल्स टैक्स लगता, फिर होलसेलर खरीदता उस पर सेल्स टैक्स लगता, फिर रिटेलर खरीदता उस पर सेल्स टैक्स लगता। या दोस्तों चार पॉइंट पे टैक्स लगता था एक ही चीज़ के ऊपर। तो दोस्तों वो एक कैस्केडिंग थी, तो उसको ख़त्म करना ज़रूरी था। तो दोस्तों फिर सेंटर ने जो है स्टेट को प्रपोजल दिया कि आप जो है अपने जो सेल्स टैक्स है उसको वैट में कन्वर्ट कर दो, यानी जो आपका सेल्स टैक्स है उसको वैट प्रिंसिपल पे ले आओ, और 2 साल तक आपको जो भी कंपनसेशन होगा, जो भी आपका नुकसान होगा, वो सारा सेंटर पे करेगा। यानी दोस्तों बहुत बड़ी बात है, यानी कि आप जो है सेल्स टैक्स को वैट में कन्वर्ट करो, उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो सारा सेंटर पे करेगा। ये प्रपोजल आया था सेंटर ने स्टेट के सामने। फिर दोस्तों क्या हुआ, 2005-6 में अधिकतर स्टेट ने जो है वैट को अपना लिया था, यानी वैट प्रिंसिपल का यूज़ करने लग गए थे। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर जब सरकार सेंटर ने बोला था कि कंपनसेशन हम देंगे, तो दोस्तों 2005-6 में केवल 8 स्टेट्स को कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ी, यानी बाकी जो है वो फ़ायदे में चल रही थी। और दोस्तों नेक्स्ट ईयर ये संख्या कम हो गई, 5 स्टेट हो गई, यानी खाली 5 स्टेट को जो कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ी। आज के टाइम पे जो है अब सारी राज्य सरकारों का मानना है कि जो वैट प्रिंसिपल से उनको फ़ायदा हो रहा है। अब हमने ऊपर जितना भी पढ़ा उसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी वो भी दोस्तों वैट में कन्वर्ट हो गई थी, सैन वेट जो हमने ऊपर पढ़ा है ना। दोस्तों सर्विस टैक्स जो था वो भी वैट प्रिंसिपल पे काम करता था। सेल्स टैक्स जो स्टेट सेल्स टैक्स था वो भी दोस्तों वैट हो गया था, यानी अब जो भी चीज़ चलती थी सारी वैट प्रिंसिपल पे चलती थी। दोस्तों शराब को छोड़कर, यानी जो मैंने बताया कि शराब पे जो है एक्साइज ड्यूटी लगाने का केवल स्टेट को है, तो दोस्तों शराब को छोड़कर हर चीज़ के प्रोडक्शन पर सेंटर जो है दोस्तों वो अपना सैन वेट मांगता था, और जो स्टेट जो है वो अपना वेट मांगता था। यानी दोस्तों अगर देख लीजिए, हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस होगी तो दोस्तों उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कौन लेगा? सेंटर लेगा। तो दोस्तों और ये भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज़ बिकेगी तो उस पर जो है सेल्स टैक्स या फिर वैट लेगा। कौन लेगा? स्टेट लेगा। तो दोस्तों अब क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है सेंटर आ जाता है कि हमको सैन वेट दो, यानी हमको एक्साइज ड्यूटी दो। और दोस्तों जैसे ही फिर कोई चीज़ जैसे कोई भी स्टेट में बेचने जाता है तो दोस्तों स्टेट जो सरकार बोलती है कि हमको वैट दो। या दोस्तों इसमें भी एक लेवल कैस्केडिंग चल रही थी, सेंटर एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ रही थी, और दोस्तों फिर जो है स्टेट का जो वैट है वो भी देना पड़ रहा था, यानी 2 जगह जो है टैक्स देना पड़ रहा था। अब दोस्तों ये भी एक प्रॉब्लम थी। अब दोस्तों हम जानते हैं जो मूल कारण क्या क्या थे जीएसटी के लाने के, यानी दोस्तों हमने सारी प्रॉब्लम पढ़ी ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि मूल कारण क्या क्या थे। अब एक तरह से एक समझ लो कि हम समराइज कर रहे हैं इस टॉपिक को। दोस्तों पहला था कि गुड्स और सर्विस के दोस्तों जो टैक्स थे वो अलग अलग चल रहे थे, और सब चाहते थे कि उसको एक कर दिया जाए। ठीक है, यानी गुड्स और सर्विस के जो भी टैक्सेस चलते थे वो अलग अलग चलते थे, गुड्स के अलग टैक्स चलते थे, सर्विस के अलग टैक्स चलते थे, तो दोस्तों उनको एक करना जरूरी था। सेकंड दोस्तों मूल कारण था कि सैन वेट और वैट में कैस्केडिंग जो हो रही थी उसको रोकना जरूरी था। यानी जो है सेंटर जो है वो अपना अलग टैक्स मांगती है, स्टेट जो अपना अलग टैक्स मांगती है, तो दोस्तों इससे क्या होता है इनके अंदर विवाद होने का चांस भी रहता है दोस्तों, और जो वन इंडिया वाला जो थॉट है वो अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता था, इसलिए दोस्तों इस कैस्केडिंग को रोकना भी जरूरी था। और दोस्तों फिर जो थर्ड पॉइंट था वो था स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट। दोस्तों इसके अंदर जो है कैस्केडिंग हो रही थी उसको भी रोकना जरूरी था। इसके अंदर कैस्केडिंग कैसे हो रही थी मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्टेट जो एक्साइज ड्यूटी खाली शराब पे लगा सकती है। ठीक है, शराब पे उसने लगाया, तो शराब पे जैसी मैन्युफैक्चर है उसने एक्साइज ड्यूटी लगा दी, पर दोस्तों जब वो बिकने आई, जब इसने इस पर सेल्स टैक्स भी लगा दिया, यानी वैट भी लगा दिया, तो दोस्तों इसमें भी कैसे वन लेवल कैस्केडिंग होगी, यानी एक्साइज ड्यूटी भी दे रहे हैं और सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं। दोस्तों इस कैस्केडिंग को भी रोकना जरूरी था। हालांकि दोस्तों जीएसटी आने के बाद भी जो है ये कैस्केडिंग खत्म नहीं हुई है। और दोस्तों अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था अलग अलग जो दोस्तों स्टेट की जो वैट की दर थी वो अलग अलग थी। यानी दोस्तों अब ऐसे क्या दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए एक स्टेट है
उसके आर पार 4 स्टेट है, ठीक है। अब अगर ये बीच वाला स्टेट चाहता है कि मेरे पास मेरी सबसे ज़्यादा कमाई हो, तो दोस्तों ये क्या करता था, जो आसपास की सारी स्टेट है उससे जो अपनी वैट की दर थोड़ी सी कम कर देता था। यानी कम करने से क्या होता है, जो आसपास के सारे स्टेट के जो लोग हैं वो यहाँ पे इस स्टेट पे आके सामान खरीद के लेके जाते थे। दोस्तों ऐसे कंपटीशन में कोई कम कर देता था, कोई ज़्यादा कर देता था, तो दोस्तों ये रेट अलग अलग थी। तो दोस्तों उस पर एक तरह से कॉम्पिटिशन चलता था स्टेट्स के बीच में। और दोस्तों फिर नेक्स्ट जो है कि स्टेट्स में एंट्री करने के लिए अलग, मतलब दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो है एंट्री टैक्स देना पड़ता था। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, इसके अंदर जो है दूसरी स्टेट में जाने में एंट्री टैक्स देना पड़ता था। और दोस्तों उसमें एंट्री टैक्स देने वाली लाइन में एक एक दिन तक लग जाता था, तो दोस्तों इसको भी रोकना जरूरी था। और दोस्तों लास्ट जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो सेंटर और दोस्तों स्टेट के जो टैक्सेस थे उसको जोड़ना जरूरी था। यह दोस्तों सैनवेट और जो वैट था उन दोनों को जोड़ना जरूरी था, ताकि दोस्तों वन इंडिया वाला जो थॉट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों इन सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो है जीएसटी लाया गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको ऐसे हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, ब्रेक योर लिमिट्स।